नमस्कार दोस्तों, ब्लॉक बाइट्स में आपका फिर से स्वागत है। हाल ही में क्रिप्टो ट्विटर पर एक बहुत ही बड़ा डिबेट हुआ और अभी भी चल रहा है। ये डिबेट है लो फ्लोट और हाई एफटीवी टोकन्स के बारे में। मुझे लो फ्लोट और हाई एफटीवी का मतलब नहीं पता था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रीडिंग किया, थोड़ा रिसर्च किया। और मंडे को मैंने एक ट्विटर थ्रेड पोस्ट किया जिसमें कि मैंने अपनी इस रिसर्च और स्टडी का निचोड़ और अपने कुछ ओपिनियंस पेश किए। इस वीडियो में मैं उसी ओपिनियंस और उसी रिपोर्ट और रिसर्च के बारे में बात करूंगा। चलिए पहले जान लेते हैं कि लो फ्लोट का मतलब क्या है। लो फ्लोट या फ्लोट का मतलब ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट अपना टोकन रिलीज करता है या लॉन्च करता है तो उसकी इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है ना। ये आप आराम से पता लगा सकते हैं। वेबसाइट्स बहुत सारी मिल जाएंगी। एक वेबसाइट है जिसका नाम है टोकन अनलॉक। वहाँ आप जाके टोकन पे सर्च कीजिए और उसका वेस्टिंग शेड्यूल निकालिए। और वेस्टिंग शेड्यूल का जो ग्राफ या चार्ट मिलेगा उसको अगर आप एकदम पहले ले जाएं जब टोकन लॉन्च की तारीख थी, तो वहाँ से आप उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पता लगा सकते हैं। वेस्टिंग शेड्यूल का मतलब ये है कि वो एक टाइमलाइन होती है कि प्रोजेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से या किस सीक्वेंस में या किस रेशो में अपने टोकन्स को अनलॉक करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लो फ्लोट का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट्स इनिशियली जब लॉन्च होते हैं तो वो कम टोकन्स के साथ लॉन्च होते हैं उसके टोटल सप्लाई के कंपैरिजन में। एफ डी वी का मतलब है फुली डाइल्यूटेड वैल्यू। एफ डी वी एक क्या एक प्रोडक्ट है प्राइस टोकन का और उसकी जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसके बीच। सो ये एक बेसिकली इंडिकेटर है उस प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है। और अगर आप सर्कुल लॉन्च टाइम पे जाएंगे तो आपको लॉन्च का प्राइस और लॉन्च के समय जो उसका फ्लोट था या टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई थी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये एफ टी वी बताता। नाउ अब कुछ टोकन हैं जैसे कि इथीरियम या सोलाना जिसमें इनफाइनाइट सप्लाई है। तो उस केस में मैक्सिमम टोटल सप्लाई तो कुछ नहीं हुई, पर जो करंट टोटल सप्लाई है उसको लेकर एफटीवी कैलकुलेट किया जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सोलाना का प्राइस 180 टू 83 डॉलर्स मान के चलें तो उसका करंट एफटीवी आता है 105 बिलियन डॉलर्स, जो कि टोटल 576 मिलियन टोकन्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया। एफडीवी जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको या ज़्यादा जानकारी नहीं देता प्रोजेक्ट के बारे में, बट वो सिर्फ ये उसकी एक वैल्यू कितनी है मार्केट में उसको डिपेक्ट करता है। अच्छा, अब जब कोई टोकन नया लॉन्च होता है तो उसकी जो उस समय की जो वैल्यू है या एफटीवी है वो बेसिकली ये इंडिकेट करता है जो उसकी प्रोजेक्ट टीम है और उसके जो प्रोमोटर्स हैं वो उस प्रोजेक्ट में कितना वैल्यू देखते हैं अपने हिसाब से। और ये वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी जैसे कि जैसे आपका प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मार्केट फोर्सेस उस पर अप्लाई होंगी। इसका बहुत ही सीधा साधा उदाहरण आप देखिए, अगर कोई एक आईपीओ आता है, आईपीओ एक लिस्ट प्राइस पे आता है, तो वो प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है क्योंकि मार्केट धीरे धीरे उसका जो है उसकी जो वैल्यू है उसको फैक्टर इन करने लगता है एक्चुअली। तो हाई एफटीवी का मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट के जो टीम या उसके जो प्रोमोटर्स हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है। तो इसलिए उसको इस वैल्यू पे हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये पूरी जो डिबेट है वो एक रिपोर्ट है बाइनेंस ने जो रिसेंटली निकाली है उसके बाद ये पूरी डिबेट स्टार्ट हुई क्रिप्टो ट्विटर में। अब वो जो रिपोर्ट है काफ़ी डिटेल में जाती है। आप पढ़ सकते हैं उस रिपोर्ट को। और उसमें बेसिकली वो ये बताता है कि 2024 में अब तक कि जो 4-5 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी, उसमें जो है लो फ्लोट और हाई एफटीवी टोकन लॉन्चेस
की जो जो है वो बहुत पिछले साल से ज़्यादा हुई है। तो और वो रिपोर्ट फिर बाद में वो कुछ डेटा प्रेजेंट करता है इसके लिए, और फिर बाद में वो इसके पीछे के कुछ रीजनिंग भी बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देख लेते हैं कि रिपोर्ट क्या कहता है। पहले तो शुरुआत वो इस चार्ट के साथ करता है। इसमें अगर आप देखें तो जो एवरेज फ्लोट ओवर एफटीवी का जो रेशो है, यहाँ पे फ्लोट की जगह उन लोगों ने मार्केट कैप यूज किया है, जो कि सेम चीज है। मार्केट कैप मतलब जो इनिशियल जो उसका जो वैल्यू है, उसका उसका जो टोटल टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई और उसका जो प्राइस है वही लिया है। तो अगर इन दोनों का रेशो देखें तो 2024 में सबसे कम रेशो रहा है इसका, राइट। तो इसका मतलब ये इसका मतलब, और दूसरा आप अलग अलग कलर्स में आप देख रहे हैं कि 2024 में ये जो टोकन्स लॉन्च हुए हैं उसमें जो फ्लोट रहा है वो कम रहा है पिछले साल के मुताबिक, क्योंकि वो येलो में जो आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ जो उसकी एफडीवी है जो कि डार्क ब्राउन में दिख रहे हैं वो पिछले सालों से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो ये जो फ्लोट ओवर एफडीवी का जो रेशो वो पिछले साल से सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है। तो ऑफ कोर्स अब तो हम समझ चुके हैं कि फ्लोट का के कारण क्या हो सकता है कि वो आगे जाके बहुत सारे टोकन्स अनलॉक होंगे। तो इसकी जो प्रॉब्लम है रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्पेशली वो ये है कि अगर वो आगे जाके बहुत सारे टोकन्स अनलॉक करेगा तो वो एकदम से मार्केट में टोकन्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट। सप्लाई बढ़ने के कारण क्या होगा, उसका प्राइस नीचे आना शुरू होगा। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है और आपने वो टोकन खरीद रखा है, तो वेस्टिंग शेड्यूल के आसपास या उसके बाद आप देखेंगे कि उसका प्राइस कम हो रहा है। ठीक है। और आगे अगर आप रिपोर्ट में जाएं तो वो कुछ एग्जांपल्स भी देता है ऐसे टोकन्स की, जिसमें कि क्लियरली ये पता लग रहा है कि उसकी जो इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कितने परसेंटेज पे है, और जो लॉक्ड है वो कितने परसेंटेज पे है। आप देख सकते हैं कि जो लॉक टोकन्स है वो बहुत बहुत ज़्यादा परसेंटेज पे है। आगे बढ़ के वो एफडीवी के बारे में बात करता है। तो अगर आप ये देखें तो इस चार्ट में जो है कि एफटीवी बहुत बहुत हाई एफटीवी से प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। वो इतने हैं कि ये जो एवरेज आप जो काली लाइन दिख रहे हैं ये टॉप 10 प्रोजेक्ट्स जो क्रिप्टो में उनका जो एवरेज एफटीवी है वो ये है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स तो इससे ऊपर अपने आप को वैल्यू रेस कर अपने आप को वैल्यूएबल मानते हैं। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट आपके मार्केट में आ रहा है, आपके लॉन्च हो रहा है, क्या उसकी वैल्यू एग्जिस्टिंग टॉप प्रोजेक्ट्स के आसपास होनी चाहिए, या कम होनी चाहिए, या ज़्यादा होनी चाहिए, ये समझना कॉमन सेंस वाली बात है। पर आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स अपने आप को उससे ज़्यादा भी वैल्यू आंकते हैं उसकी। तो अब ये देख लेते हैं कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्राइवेट फंडिंग आती है वीसीस के या वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू, वो फंडिंग में इंक्रीज हुआ है। ये ग्राफ में आप देखेंगे कि पिछले तीसरे क्वार्टर 2023 पिछले साल के थर्ड क्वार्टर से आप हल्का सा इंक्रीज देख सकते हैं प्राइवेट फंडिंग में क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की। तो इससे होता क्या है कि जैसे जैसे फंडिंग की डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे फंडर जो वीसीज है उनके बीच में कंपटीशन चलता है। उन्हीं प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं बहुत सारे वीसीज, सब उसी प्रोजेक्ट्स के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन वीसीज के साथ जाना पसंद करेंगे जो उनको सबसे ज़्यादा वैल्यू वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ये समझ लेते हैं कि अच्छा ठीक है, हमको भी हाई वैल्यूएशन पे फंडिंग मिल सकती है, तो फिर वो भी अपना वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं। फिर वीसीज फिर उसके लिए लड़ते हैं, और फिर वो लड़ाई में फिर वो वैल्यूएशन दोबारा बढ़ती है। तो ये साइकिल बढ़ता रहता है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूएशन है प्रोजेक्ट्स की वो बढ़ती जाती है। तो ये हाई एफटीवी की प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि जो ये डील्स होती हैं वीसीज और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के बीच में, उसमें कैसे इंक्रीज हुआ है। पहले क्वार्टर में ऑलरेडी 52% ज़्यादा डील्स हुई हैं क्रिप्टो में कंपेयर टू लास्ट 2 इयर्स। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि ये कंपटीशन हो क्यों रहा है बेसिकली। उसके पीछे कारण यह है कि अभी मार्केट ट्रेंड बुलिश है। अगर आप या तो फियर और ग्रीड इंडेक्स पे जाएं तो आपको ग्रीड दिखेगा।
ठीक है। तो इसका फायदा उठाना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स भी और वीसीज भी। अब वीसीज ये पसंद नहीं करते कि लोग ये देखें और कहें कि भैया बुलिश मार्केट है पर आप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे। उनके पास कैश पड़ा तो उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और यही अच्छा समय है इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप बुलिश मार्केट ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। तो इसीलिए एक तरीके से रैट रेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीसीज अपना ज़्यादा से ज़्यादा फंड ऐसे बुल फेजेस में या ग्रीड इंडेक्स जब ग्रीड फेज है उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है। अब इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूएशन है वो कैसे इंक्रीज हुई ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अगेन इस साल के पहले क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स ने बहुत सारा ज़्यादा पैसा रेस किया है कम डाइल्यूशन के साथ। तो ये जो चार्ट्स थे जब क्रिप्टो ट्विटर पे आए तो इसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ। और मोटा मोटी जो डिस्कशन थे वो दो कैंप में डिवाइड हो गए जो लोग थे। पहले लोग तो ये कह रहे थे कि वीसीज और प्रोजेक्ट्स जो ऐसा करते हैं लो फ्लोट और हाई एफटीवी वो रिटेल के लिए बहुत बुरा करते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पैसा जब वो एग्जिट करेंगे मार्केट में या वो जो टोकन्स डंप करेंगे तो ये जो प्राइसेस हैं रिटेल के जो इन्वेस्टमेंट प्राइसेस हैं वो नीचे हो जाएंगी। तो एट द एंड ऑफ द डे वो मार्केट क्रैश हो सकता है। क्रैश तो खैर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है बट डिपेंडिंग ऑन द टोकन हो सकता है मार्केट बहुत कम भी हो जाए। और वीसीज तो अपना वेस्टिंग शेड्यूल के बाद अपना टोकन छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। और बाकी फिर रिटेल्स अपना बैग्स दे विल बी लेफ्ट होल्डिंग द बैग्स। और वो पूरा फिर अनलॉक शेड्यूल अपना सालों साल चलता रहेगा और वो रिटेल परेशान रहेगा। तो ये एक बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिस है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो पहला तो ये ग्रुप था। दूसरा ग्रुप था वीसीज और प्रोजेक्ट्स का खुद का जो कि अपने इस रिपोर्ट को अपने नज़रिए से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पेश करता है और कहता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को लो फ्लोर और हाई एफडीवी प्रोजेक्ट्स को ऐसा नहीं समझना चाहिए एज अ थ्रेट बट ये समझना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट का हाई वैल्यूएशन इसलिए है क्योंकि उसमें पोटेंशियल बहुत है। ठीक है। और वो रिटेल इन्वेस्टर जो है इसको अपॉर्चुनिटी की तरह समझे, थ्रेट ना ले। सो दोनों के पॉइंट वैलिड है अपने अपने तरीके से। बट मैं चूंकि एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ मैं रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से ही बात करना पसंद करता हूँ। तो ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद मैंने कुछ टेक अवेज कंपाइल किए अपने थ्रेड में। तो वो टेक अवेज देख लेते हैं आज सबके लिए। एट द एंड ऑफ द ये पूरी कहानी का निचोड़ है। पहला कि अगर आप किसी भी टोकन में इंटरेस्टेड हैं तो उसका टोकन वेस्टिंग शेड्यूल और टोकन अनलॉक शेड्यूल देख लें, समझ लें। और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक फ्यूचर में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके प्राइस पर्सपेक्टिव से। दूसरा, अम, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से टोकन में वीसीस का इन्फ्लुएंस कितना है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, तो उसके लिए आप इंटेलिजेंट डैशबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। अभी सबसे अच्छा डैशबोर्ड जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं वो है DYOR का वीसी प्रिंटर। जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, आप सॉर्ट कर सकते हैं कि हाई वीसी इन्फ्लुएंस कॉइन्स कौन से हैं और अगर आप चाहें तो उनको अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा, अम, अगर मार्केट फोर्सेस और मैट्रिक्स और सब चीज़ हटा दें और लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात करें तो कोई भी टोकन जिसका एक हाई फ्लोट है और लो एफटीवी है वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट होगा कंपेयर टू टोकन विच इज़ लो फ्लोट एंड हाई एफटीवी। ठीक है। सो चौथा, ऐसे टोकन्स को आप देख सकते हैं। अगर आप ये सब झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे टोकन्स को देख सकते हैं जो कि वीसी फंडिंग जिसमें हुई ही नहीं है और ऐसे काफ़ी सारे टोकन्स हैं। इन टोकन्स को बोलते हैं फेयर लॉन्च टोकन्स। अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई एक जगह नहीं है जहाँ से आप इसकी लिस्ट उतार सकें। आपको क्रिप्टो ट्विटर पे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, इकोसिस्टम में थोड़े आपको स्टडी करनी पड़ेगी, वहाँ से आपको मिलेंगे। फेयर लॉन्च टोकन्स का मतलब ये है कि उन्होंने फंडिंग नहीं ली है वीसीज के लिए, वीसीज से, इसलिए उन लोगों ने ऐसे उन वीसीज के लिए कोई परसेंटेज टोकन्स स्पेशली अलग हटा के रखे नहीं है। और फेयर लॉन्च का दूसरा मतलब ये भी है कि जैसे ही वो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उस सबके लिए ओपन है कि कोई भी आए उस टोकन को माइन करे या एक्सचेंज से परचेज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी आप उसको ले सकते हैं। उसमें
कोई वीसीज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, तो वो डे वन से सर्कुलेटिंग सप्लाई अच्छी खासी रहती है और मार्केट फोर्सेस डायरेक्टली उस पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए बिटकॉइन सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। वो माइन कोई भी कर सकता है बिटकॉइन, है ना। शुरू शुरू में जब लॉन्च हुआ था तो कोई भी माइन कर सकता था बिटकॉइन। बिट टेंसर दूसरा प्रोजेक्ट है, और कॉम एआई एक और प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में जो अभी आ रहा है। काफ़ी सारे और हैं। और पांचवा जो है, आप, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है। मीम कॉइन्स जो है वो सडनली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की तरह बाहर निकल के आ रहे हैं। अब और इसके पीछे के जो कारण है उसमें ये कारण भी है कि मीम कॉइन्स में कोई वीसी इन्वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो वीसी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसमें कोई हाई एफटीबी लो एफटीबी का कोई पंगा ही नहीं है। और दूसरा है कि उसमें कोई अनलॉक नहीं होता, क्योंकि पूरे का पूरा सर्कुलेटिंग सप्लाई डे वन से अवेलेबल होता है मार्केट में। ठीक है, तो आप मीम कॉइन्स देख सकते हैं। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इन्वेस्टमेंट फर्म्स मीम कॉइन का इंडेक्स ट्रैक कर रही हैं आज की तारीख में। तो ये ना समझें कि ये मजाक वाली बात है। इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी मीम कॉइन्स को ट्रैक कर रही हैं और आप भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये मीम कॉइन वाला एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको शायद मैं अलग वीडियो में कवर करना पसंद करूंगा, और करना चाहिए अगर मेरे पास इनफ डिटेल्स आ जाती है। बट आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी मिली होगी आपको। आशा करता हूँ कि ये जानकारी को लेकर आप थोड़ा और सचेत रहेंगे अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। लाइक और शेयर जरूर करें, और आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।